अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज़ खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम आपको कहेंगे खुश आमदीद। जनाब, आज हफ्ते का आखिरी दिन है, जो वर्किंग डे है वो जुमे का दिन है और आज के दिन वही मसरूफियात होती हैं। जैसे कि मैं हमेशा हर दिन जुमे के हवाले से बात करती हूँ, इबादत का सिलसिला होता है और जुमे को एक मज़े मज़े के पकवान बनाने का भी सिलसिला होता है। किसी के यहाँ कोई दावत होती है क्योंकि वीकेंड होता है और लोग अपनी अपनी मसरूफियात और अपनी अपनी तफरीहात को तरजीहात देते हैं इस वीकेंड के हवाले से। तो जनाब, हमने भी कुछ ऐसे ही सोचा कि हम कुछ प्लान करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने इर्द गिर्द के सर्कल के साथ। और उसके लिए तैयारियाँ फिर आपको पता ही है कि 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। और जहाँ तक मैचेस के हवाले से बात है तो आपको पता है कि एक फोबिया जो है, क्रिकेट मेनिया, वो भी चल रहा है और जारी है। जुमे के दिन के हवाले से जो इबादत का सिलसिला है, कुछ लोग जुमेरात से शुरू कर देते हैं और कुछ जुमे से फजर की नमाज के बाद से कुछ ना कुछ जो सिलसिला होता है पढ़ाई का, इबादत का, वो शुरू कर देते हैं। और जुमे की नमाज का एक ऐसा ब्रेक होता है जिसमें चीज़ें बंद हो जाती हैं और लोग सब कुछ छोड़ के अल्लाह की जानिब ज़ोहर की नमाज, जो कि हम ख़वातीन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और मर्द हज़रात जुमे के दिन मस्जिद जाकर अपनी इबादत वहाँ पे जाते हैं, खुतबा सुनते हैं। और यही एक इस दिन की खूबसूरती है और इस दिन को अल्लाह ताला ने बड़ा मुबारक दिन भी कहा है। ये तो हम दिन के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अगर ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से बात करें तो थोड़ी सी बात मैं चाहूँगी करना क्रिकेट के हवाले से कि क्रिकेट में चल क्या रहा है। आज अगर मैच के हवाले से बात करूँ तो आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है जो कि 1:30 बजे शुरू होगा और देखेंगे परफॉर्मेंस क्या रहती है, क्योंकि पिछले मैचों में तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से इंतहाई अब तरीके जो सूरत हाल थी वो पेश कर रही थी। नायब कप्तान जो जिनको ऑलराउंडर कहा जाता है, शादाब खान, उन्होंने इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका बड़ा जज्बा था। उन्होंने कहा कि अब डू एंड डाई वाली कंडीशन आ गया। वाकई क्या डू एंड डाई वाली कंडीशन आ गया? वाकई क्या वो वैसा खेलने वाले हैं? उनका कहना था कि अब हम आपको दिखाएंगे कि मैच क्या होता है। उनका ये मानना भी था कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनकी टीम की परफॉर्मेंस थी, वो इंतहाई अबतर थी। तीनों शोबे में इंतहाई अबतरी की उन्होंने जो परफॉर्मेंस थी वो पेश की है। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी तक जाने के बाद भी मोजे होते हैं, मिरेकल होते हैं। लेकिन जनाब, आप लोग ये बात सुन लें और हमारे तमाम खिलाड़ी और बाकी भी लोग सुन लें कि मिरेकल भी वहीं होते हैं जहाँ आपकी जिद्दोजहद और जहाँ आपकी लगन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और आप उस जज्बे से आगे बढ़े होते हैं। कहते हैं कि जंगें जज्बे से ज़रूर जीती जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके हाथ खाली हो, आपकी परफॉर्मेंस नल हो और उसके ऊपर आप चाहें कि जी आप वो मैचेस जीत जाएं। लेकिन हम उस अज़्म का जो आपने जिसका यादा किया है, हम उसकी तरफ जाएंगे और हम यही चाहेंगे और हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं, हमारे प्लेयर्स के साथ हैं कि वो उन्होंने जो डू एंड डाई वाली कंडीशन अपनी बताई है वो उसमें कामयाब हो और ये जो बाकी के आइंदा 4 मैचेस हैं ये जीत के दिखाएं और तभी उनकी कहीं पे एक सतह बन सकेगी। ये तो बात जनाब मैच के हवाले से होगी। बात हमेशा हम करते हैं महंगाई के हवाले से, सूरत हाल के हवाले से, बाकी और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। लेकिन कभी कभार रिश्तों में और कभी कभार आसपास के लोगों में जब हम देखते हैं तो हमें दोस्ती के जो एक पैराहन है उसके लबादे को पहले चेक करना पड़ता है कि ये लबादा है क्या, ये वाकई दोस्ती है या इसके अंदर लिपटा हुआ कोई दुश्मन है। हम जब अपना सर्कल देखते हैं जो हमारे हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे दोस्त हैं। कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं कि जो आपकी गलती को उन तमाम तर लोगों के अंदर बैठ के आइडेंटिफाई करते हैं और उसको खामी बताते हैं। लेकिन जो आपका रियल दोस्त होता है वो आपको सिर्फ बताता है और आपकी इस्लाह करने की कोशिश करता है अकेले में कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ये गलत करते हैं। जो आपका दोस्त होता है वो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा होता है। वो उस वक्त आपके साथ नहीं होता है जब आपका अच्छा वक्त चल रहा होता है, वो अच्छे वक्त में भी साथ होता है, लेकिन ऐसा वक्त जब आपको कोई नहीं पूछता वो उस वक्त आपके साथ खड़ा होता है। तो ये अच्छे दोस्तों की पहचान होती है। और अच्छा दोस्त जो होता है वो आपकी हर चीज़ को लेके मोहब्बत और प्यार के साथ चलता है, आपके राजों को राज रखता है और आपकी तरक्की में आपके साथ खड़ा होता है। और ये बात हम सिर्फ इंसानों के हवाले से नहीं कह रहे, हम ये उन सरहदों के हवाले से भी कह रहे हैं जो हमारे मुल्क के आसपास की सरहदों में लोग लगे हुए हैं, जो हमारे मुल्क के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें भी हम अपना दोस्त समझते हैं। लेकिन क्या वो सारे लोग दोस्त होते हैं या वो नहीं होते दोस्त? हमारा ताल्लुक़ कुछ लोगों से ऐसा होता है जो कि नस्ली ताल्लुक़ होता है। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, उनके साथ अगर हम बात की जाए तो हमारे फोर फादर्स और हमारी जो नस्लें थी, जो प्रीवियस नस्लें थी, उनका ताल्लुक़ उसी कंट्री से था और वो वहाँ से आई थी। तो एक जो अंदर का जो एक हमारा एक ताल्लुक़ है वो उस मुल्क के साथ लगा रहता है। लेकिन उस मुल्क के साथ हम ताल्लुक़ तो लगा रहता है लेकिन दोस्ती का जो एलिमेंट है वो नहीं आ पा रहा होता। तो आज हम उसी हवाले से बात करें कि जो हमारे सराउंडिंग में लोग होते हैं, जो सराउंडिंग में हमारी कंट्रीज़ होती हैं, क्या उनके साथ हम हक़ दोस्ती निभाते हैं
हम अगर कश्मीर के हवाले से बात करें तो कश्मीर से इजहार यकजहती और साथ ही साथ हिंदुस्तान के बेईमाना मज़ालिम के ख़िलाफ़ आज यौम स्याह मनाया जा रहा है, जो कि हम मना रहे हैं और हम कश्मीर के साथ इजहार यकजहती मनाते हैं। ये आपको बताते चलूँ कि 27 अक्टूबर का दिन वो दिन होता है जिस वक्त 1947 में कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजें खड़ी कर दी थी और उससे पहले ही जाके तैनात कर दी थी और जारियत और बर्बरियत का सिलसिला शुरू हो गया था। इस हवाले से और क्या कुछ है हमारे पास, एक पैकेज दिखाते हैं फिर इस पर बात करेंगे। पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी हर साल 27 अक्टूबर का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फौज कश्मीर में उतार कर गैर कानूनी कब्जा कर लिया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कश्मीर की आज़ादी के लिए कई जंगें लड़ी गई, मुहिम चलाई गई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मसला कश्मीर को लेकर कई मुआहदे भी तय पाए, लेकिन हिंदुस्तान की चालाकी और बेईमानी हमेशा कश्मीरी मुसलमानों के हकूक़ को दबाती रही। भारतीय फ़ौज ने कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी और हज़ारों कश्मीरी मुसलमान आज़ादी की खातिर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कई माओं के बेटे, कई बहनों के भाई एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीरियों ने अपने खून के नजराने भी पेश कर दिए, लेकिन आज भी कश्मीरियों की नज़र किसी ऐसे मौजूदे को ढूंढती नज़र आ रही है कि जो आए और इनको गुलामी के अंधेरों से निकालकर आज़ादी की रोशनी में ले आए। जी नाज़रीन, इस ब्लैक डे के हवाले से कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा इस पैकेज के ज़रिए, लेकिन क्या ये स्याह दिन मना लेने के बाद क्या हम अपनी जो जिम्मेदारियां उनसे आज़ाद हो जाते हैं? लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है कि जो हमारे हल्के हैं, जो हमारे सियासी लोग हैं, उनको अपनी सियासी बसारत को देखते हुए और अपनी सियासी लड़ाई को छोड़ते हुए कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए और साथ ही साथ इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि इसका कोई पुरअमन और मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। मेरे साथ मेरे बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मेरे मेहमान गिरामी मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ कराती जाऊँ। मेरे साथ मौजूद है कैप्टन रिटायर्ड इमरान सैफ खान गौरी साहब। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं, खैरियत से। और मेरे साथ साथ हुसैन थेबो मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, एंकर पर्सन भी और काफ़ी अरसे से मीडिया में से वाबस्ता हैं। उनकी भी खासी बसारत है कश्मीर और दीगर सियासी टॉपिक्स के ऊपर बात करने की। सर, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी, मुझे थोड़ा सा आगाही दीजिएगा कि हम आखिर क्यों हम इजहार यकजहती या ब्लैक डे तो मना रहे हैं और ये सिलसिला तो 1947 से जारी है, इसके ऊपर कोई काम अमली तौर पे कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा? एक्चुअली बेटा बात यह है कि जहाँ तक ब्लैक डे मनाने का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि ये खामखा की फजूल बात है। कश्मीरीज़ जो है उनका एक मामला अपनी जगह है। अगर हमें इसको हल करना होता तो 1947 में कर चुके थे। हमारी फ़ौज इतनी कमज़ोर नहीं है। ये उस वक़्त बात यह है कि हम जाते हैं यूएनओ के पास कश्मीरी का। यूएनओ से आज तक कोई मसला हल हुआ? फ़लस्तीन का देख लीजिए, कश्मीर का देख लीजिए, अभी रिसेंटली हम जूनागढ़ का लेके गए। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती हम मनाते हैं और भारत के लिए उनके मुंह पे ये स्याही का सबब है। हम ब्लैक डे मनाते हैं, हम कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हैं और उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं 27 अक्टूबर 1947 को जो वाक़यात हुए थे और जो भारत ने जारियत की और वो सिलसिला आज तक जारी है। सर, आपसे बात कर रहे थे, उसी सिलसिले को शुरू करते हैं। जी बेटा, आपने जैसे अभी बात हो रही थी आपसे, देखिए इसका हल जंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैटर यूएनओ रिजॉल्व नहीं कर सकी इतने साल, 76 ईयर्स हो गए, तो हमने आपस में क्या करना है? इसका सिर्फ एक हल है, सियासी हल है। अक्रॉस द टेबल बैठ जाए अमीकेबली तीनों एक्सक्यूज मी अक्रॉस द टेबल बैठे, कश्मीरीज भी बैठे हैं, इंडियन भी बैठे हैं, पाकिस्तानी भी बैठे। मेरे नज़दीक, देखिए मेरी अपनी ज़ाती राय, ये मैं किसी इदारे से या उससे के हवाले से नहीं कर रहा, मेरी अपनी राय ये है कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट छोड़ दें। अच्छा। एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाए कश्मीर,
जहाँ पर आमदोरफ्त इंडिया की भी हो और दूसरी कंट्रीज़ की भी हो, पाकिस्तान की भी। ठीक है। और जो भी हमारा पाकिस्तानी जाना चाहे उसको इतना उसमें अलाउंस हो कि वो पासपोर्ट को उसको ज़रूरत ना हो, सिर्फ CNIC दिखाए और चला जाए और इसी तरह वापस आ जाए। और हमारे यहाँ दोनों साइड पे, उधर भी वो ज़ाहिर बात है चेक एंड बैलेंस रखेंगे, हमारी साइड पे भी जो हमारी फोर्सेस हैं चेक एंड बैलेंस करेंगे कि कोई इलीगल पर्सन जो है ना उसकी मूवमेंट इंडिया से हमारी तरफ ना हो जाए। इसी मुद्दे पे आपकी जानिब आऊंगी, लेकिन हुसैन आपसे पूछूंगी, आपको मैंने बड़े फोरम पे देखा, कश्मीर के लिए बात करते हो पाकिस्तान के हवाले से, और मुख्तलिफ इंडियन फोरम्स पे भी आप बात कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है सिलसिला क्या है और इसके नताइज क्या बरामद होंगे, और कोई सेटलमेंट का आपकी नज़र में आपको लगता है कोई सियासी हल है? देखें, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने आज के दिन इनवाइट किया। आज ब्लैक डे, पहले इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये आज का ब्लैक डे क्यों मनाया जाता है। जो रियासत जम्मू एंड कश्मीर था, वहाँ पे 87% जो मुसलमान आबादी थी, उनकी कांग्रेस ने एक कमेटी ने एक फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं और वो पाकिस्तान में आना चाह रहे थे। ये 1947 की बात है। ये 1947 की बात है। ये 17 जुलाई 1947 में ये करारदाद पास हुई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस के नाम से एक जमात थी जिन्होंने कहा कि हमारी लिहाजा मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की है, 87% मुसलमान हैं, तो हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। ये जब फैसला हुआ तो आज के दिन हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती एक कब्ज़ा किया, अपनी फ़ौज इंटर की। ये एक खुली जो वायलेशन थी। अच्छा, उसके बाद मेरे ख्याल में ये 27 अक्टूबर से पहले ही उन्होंने अपनी जो फौजें थी वो उतार दी थी जी। बट आज के दिन जो है वो उन्होंने ऐलान किया कि नहीं, ये इस टेरिटरी पे हमने कब्जा करना है। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब होना ये था कि वो उधर बैठ के ये चीज़ बर्दाश्त करते और उनसे नेगोशिएट करते। जहाँ तक बात है, UN में इंडिया खुद गया। इंडिया ये केस लेके UN में गया कि जी लिहाजा हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ का हमारा UN का रेजोल्यूशन आया, 18 रेजोल्यूशन आए हैं इसके ऊपर कि आप इस एरिया में प्लेबसाइट कराएं। ठीक है। जो भी पहला रेजोल्यूशन आया वो भी 1948 में आया, उसमें ये फैसला हुआ कि आप ये जो कश्मीरी अवाम हैं इनके ऊपर छोड़ें, प्लेबसाइट कराएं। रादर ये हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, रादर ये पाकिस्तान में आना चाहते हैं, या रादर ये इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान भी इस पे एग्री था कि ये जी बिल्कुल प्लेबसाइट होना चाहिए, हिंदुस्तान ने नहीं माना। अच्छा, अब ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि जो UN की जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं इसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? ये UN का काम है कि अपनी रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कराएं। उसके बाद हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान ने 370 और 35 का एक एक्ट लाए, जिसके तहत ये फैसला हुआ कि इस एरिया के अंदर ना कोई हिंदुस्तानी आके रहेगा, न कोई हिंदुस्तानी आके अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज करेगा, न किसी हिंदुस्तानी बंदे को यहाँ की नेशनलिटी मिलेगी। आगे चल के जब एक फाशिस्ट, एक नरेंद्र मोदी जैसा RSS की आइडियोलॉजी लेके बंदा आया, उसने ये आके 5 अगस्त 2019 को ये दोनों रेजोल्यूशन खत्म की। अच्छा, अब आप देखें, जब ये दोनों रेजोल्यूशन जो हिंदुस्तान ने खुद बनाई 35A और 370, उसके बाद होना ये था कि ये कब्जा विड्रॉ कर लेते। मतलब आपने इस 2 एक्ट के तहत यहाँ पे रूल कर रहे थे। अब जब आपने खत्म कर दिया तो UN की रेजोल्यूशन यहाँ पे पूरी हो गई, आपने इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन उसके बाद जाके हिंदुस्तान ने वहां पे कब्जा किया। देखें, नाउ वर्ल्ड इज इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज, यहाँ पे आप 10 लाख लोग इस छोटे से एरिया में रख रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा जेल है जहाँ पे लोगों को आप सांस लेने की आज़ादी नहीं दे रहे हैं। अगर हिंदुस्तान को इतना अपने ऊपर ट्रस्ट है कि ये कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा, तो अब आप विड्रॉ करें। आप 10 लाख लोग यहाँ पे जो अफवाज है वो क्यों रखे हुए हैं? उनको इंडिपेंडेंट मूवमेंट, बिल्कुल बड़े आसान सी बात है कि अगर वो कहते हैं कि मेरा हिस्सा है तो मैं अपने ही घर में पहरेदारी, अपने ही घर में फौजें खड़े करने का मकसद क्या है? लेकिन मुझे ये भी बताइएगा हुसैन कि आप जब इस फोरम पे बैठे होते हैं, आपकी बड़ी इंडियंस के साथ और आपकी इस प्लेटफॉर्म पे बातचीत होती है, तो आपने उनका कभी दिमाग पढ़ने की आपको समझ आई कि वो उनकी थिंकिंग क्या है, उनके थिंक टैंक्स क्या सोचते हैं? देखिए जी, बात उनकी थिंक टैंक्स और उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या चाहता है। अगर हमारे बात की जाए, हमारे पॉलिटिशियंस की, इनके अपने बड़े मसाइल हैं, वो एक दूसरे के ऊपर हिंदुस्तान में एक ही कार्ड है जो RSS खेल रही होती है, जो उनकी आइडियोलॉजी क्या है?
ओ भाई ISI आ जाएगी, आपके ऊपर कब्जा कर लेगी, पाकिस्तान यहाँ से आ जाएगा पाकिस्तान। तो लिहाजा उनका काउंटर नैरेटिव ही ये है कि हम किसी तरह से अपने लोगों को बेवकूफ बनाएं। जो हिंदुस्तानी आज जितने भी लोग RSS की आइडियोलॉजी लेके हिंदुत्व को जो फॉलो कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी को पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो पागल है? ये नहीं देख सकते कि ये जो कश्मीर में इतना बड़ा जुल्म हो रहा है? तो मैं समझता हूं कि ये उनका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। ये दुनिया का पहले मसला है। अब दुनिया में मसला ये है कि दुनिया एक दुकान है, हर किसी ने अपना अपना सौदा बेचना है। सऊदी अरब भी देखते हैं, हम देखते हैं कि वो उसको तलवारें पेश कर रहा होता है। आपकी मैं अगर आगे लेके चलूं कि अगर हम बात सिर्फ कश्मीर के हवाले से करें तो अभी फ़लस्तीन का एक नया मसला खड़ा हुआ है। सर मुझे बताइएगा कि हम ये जो जब मुल्कों के मसाइल होते हैं हम अवामी दुनिया में लेके जाते हैं, आलमी दुनिया में लेके जाते हैं, फिर हम अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाते हैं, हम और बहुत सारी तंजीमों में लेके जाते हैं, OIC में लेके जाते हैं। लेकिन जो एक आपकी नेबरिंग रिलेशनशिप है, आपको लगता है कि वो खुद बैठ के जो है वो बेहतर तौर पे तय की जा सकती है? और क्या, जैसे कि हुसैन ने अभी बताया कि जो हिंदुस्तानी सरकार है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और उनके अंदर भी कहीं पाकिस्तान का डर मौजूद है? बेशक, बिल्कुल हुसैन साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। असल में बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके फैमिली में बहन भाइयों में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो आप आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे, आप लोगों के पड़ोसियों के तो जाके नहीं डिसाइड करेंगे। ये हमारा मैटर है। UN ने आज तक कुछ किया है ना करेगा, अभी तक तो हुआ नहीं किसी भी मामले में। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर हमारी फौज चाहे, अगर मतलब पॉलिटिकल सिस्टम सपोर्ट करे, बिलीव मी, ये कश्मीर और ये आपका जूनागढ़ स्टेट ऐसी बात है, मिनटों की बात। अच्छा। ओ यस, देखिए जूनागढ़ स्टेट जो है ना वो पाकिस्तान का हक है। ये नवाब ऑफ जूनागढ़, जो बड़े नवाब ऑफ जूनागढ़ थे, वो उन्होंने इसे, और इट इज़ ओवर 100 नॉटिकल माइल, दैट इज़ अबाउट 200 क्या नाम है किलोमीटर इसकी जो समंदर के ऊपर जो इसकी लेंथ है, और अरबों रुपए की वो प्रॉपर्टीज छोड़ के आए। ये जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि कश्मीर का, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंडिपेंडेंट मसला हो, उसके साथ मुंसलिक करें हम जूनागढ़ स्टेट को कि जनाब ये जूनागढ़ तो हमारे हवाले कर दें आप। आज अगर फौज इंडिपेंडेंट हो जाती है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती, मैं आपको गारंटी देता हूँ ना सिर्फ जूनागढ़ ना उसके अलावा कश्मीर भी हम ऐसे ले लेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं जनरल मुशर्रफ को रिप्रेजेंट भी करता हूँ, वो मेरे बड़े भाइयों की तरफ था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उन्होंने यहाँ से पकड़ लिया था गर्दन से, ठीक है, किसको, कारगिल जब उन्होंने किया था, तो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम ने उसको खत्म किया। दैट वाज द टाइम हम अपनी बातें मनवा सकते। तो सर क्या वो रीजन से जिसके ऊपर हमने वो बातें नहीं मनवाई? बस बात ये ना, देखिए फ़ौज एक अदारा है। लोग कहते हैं, लोग समझते हैं फ़ौज हुकूमत कर रही है, ऐसा नहीं है। फ़ौज एक इदारा है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर है। लोगों को ये तासुर दिया जाता है। इस वक्त जो है ना बहुत ख़तरनाक बात चल रही है, हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर क्या है कि किसी मुल्क को आपने फतह करना हो ना, तो बड़ी आसानी से आप उसके अवाम को, उसके मुहाफिजों के यानी अफवाज जो भी उनकी आर्म फोर्सेज हैं उसके खिलाफ कर दें। इस वक्त एग्जैक्टली ये किया जा रहा है और उसमें इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग मैं आपकी इसी बात के ऊपर आती हूँ। चूँकि हम बात कर रहे हैं, हम इजहार यकजहती करते हैं कश्मीर के साथ, और हम बात कर रहे हैं स्याह दिन के हवाले से, जो कि भारत के मुंह के ऊपर एक स्याही के मुतरादिफ है, और क्या हम वो हक अदा कर सकेंगे? क्या उम्मत मुस्लिमा इसका हक अदा कर रही है? आई एम कश्मीर, आई एम अ मुस्लिम, ये एक स्लोगन था जिसके ऊपर बात की गई और बहुत ज़्यादा बात की गई इस यौम स्याह के हवाले से। अगर पूरी दुनिया के हवाले से बात करें तो जहाँ जहाँ जिस मुस्लिम मुल्क में जुल्म सितम होता है उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। और कश्मीर की जब बात करते हैं, यौम स्याह के हवाले से बात करते हैं, तो एटलीस्ट हम लोग जिस जगह पर और जिस फोरम पर बैठे एटलीस्ट अपनी आवाज़ तो उठाएँ। कम अज़ कम जहाँ पे जिस जगह पर मुसलमान बसते हैं वो कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे करें, पुरअमन मुजाहरे करें, परचम लेके खड़े हों। इसी पे हम बात करें। हुसैन, आपसे आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपसे ये बात बड़ा ज़रूरी है करना कि आप जिस फोरम पे बात करते हैं, आपसे जैसे आपने बताया कि जो थिंक टैंक है, आप मुझे बताइए कि ऐसा नहीं आपको लगता कि जैसे कि अभी कैप्टन साहब ने बात की कि आपस में बैठ के मामला हल हो सकते हैं? भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, आप सियासी हवाले से छोड़ दें, लेकिन जो दिलों के ताल्लुकात हैं, अगर आप रिश्तेदारियों के हवाले से बात करें, नस्लों के हवाले, वो गहरे हैं। तो क्या अगर पहले आपसी ताल्लुकात बेहतर करें तो फिर शायद ताल्लुकात ये चाहे कश्मीर के हों या और बहुत सारे मसाइल तय हो सकते हैं? बात ये ना जी, वर्क स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब आप आपस की बात करें तो पाकिस्तान ने तो हमेशा, पाकिस्तान को कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो,
एक ही मौक़िफ़ रहा है कि अगर रीजन में अमन रहेगा, रीजन में डेवलपमेंट रहेगी, तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बाकी ममालिक तरक्की करेंगे। वर्क स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप देखें कि जो अफगानिस्तान में सारा कुछ टेररिज्म हो रहा है, अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के टोटल 1500 लोग रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने 6 मिशन बनाए हुए हैं। आप अगर देखें तो 40 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने 7 मिशन बनाए हुए हैं। भाई बात यह है कि ये इतना बड़ा तजाद क्यों है? आप अफगानिस्तान में क्या करते हैं, आप पहले तो ये बता दें। दूसरी बात, हिंदुस्तान ग्लोबली एक्सपोज हो गया है। अभी आपने देखा कि कनाडा में क्या हुआ, किस तरह से सिख कत्ल हुआ, किस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने आके कहा कि ये ग्लोबल टेररिस्ट लोग हैं। जिस तरह से इस वक्त आप देख रहे हैं फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है जुल्म, और जिस तरह से हमास ने रिएक्ट किया, कोई एक्सपेक्ट कर सकता था कि हमास इतना बुरे तरीके से रिएक्ट करेगा? बिकॉज उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो बेचारे पहले से मर रहे हैं, मरने के बाद उन्होंने जाके अपने आप को वहां पे फोड़ा, उनको मारा। एक दिन यही होना है कि कश्मीर में जितना जुल्म हो रहा है, कश्मीर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जेल है, ये हिंदुस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। रादर देन इससे बेहतर ये है कि ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है फ्लिप साइड, कश्मीरी लोगों का मौक़िफ़ ये है फ्लिप साइड, यूएन का मौक़िफ़ ये है फ्लिप साइड। तो अब आप आए ना, आप 35 और ए और 370 आपने ख़त्म कर दिया, अपनी मर्जी से, बदमाशी से, गुंडागर्दी से आपने ख़त्म कर दिया। आपने एक आइडियोलॉजी लेके आ गए कि हिंदुस्तान को आप हिंदुत्व बना के रहेंगे। आप देखें हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों को किस कैटेगरी में लिया जा रहा है। हिंदुस्तान में फिर हिंदुओं में एक अलग से एक कैटेगरीज क्रिएट की गई हैं कि जी ये दलित है। ये देखिए, ये जो आइडियोलॉजी है, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी से जिस तरह से नरेंद्र मोदी ऑपरेट कर रहा है इस रीजन के अंदर, इस तरह से तो अमन नहीं हो सकता। हुसैन, ये आइडियोलॉजी की जो आपने बात की, नेगेटिव आइडियोलॉजी को यूएन कैसे तस्लीम कर लेता है? यूएन इसलिए कर सकता है क्योंकि इसका बड़ा स्टेक है, ये एक बहुत बड़े अवाम है, लोगों ने अपना सौदा बेचना है। मैं आपको ब्रेक से पहले भी ये अर्ज की कि भाई सऊदी अरब क्यों बुला के उसको तलवारें पेश, सीधी बात करनी चाहिए ना कि आपको पता है कि ये बंदा एक गुजरात का कसाई है जिसने मुसलमानों का जेनोसाइड किया, आप उसको बुला के करते हैं। यूएस ने पहले किसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया था? ये नरेंद्र मोदी है, जिसको पहले यूएस ने खुद बैन किया था कि यूएस में नहीं, क्योंकि ये अब दहशतगर्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि ये 1.5 अरब की आबादी है, हमने अपना। तो ये रियलिटी से बिहाइंड चीजें हैं, आपको सोचना पड़ेगा। अमन अगर क्रिएट करना है तो यूएन को रोल प्ले करना पड़ेगा। मुझे तो ओआईसी कहीं नजर नहीं आ रही, हमारी जो इस्लामी वो तो कहीं दिखाई देती नहीं है ओआईसी का। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि इंटरनेट बंद कर देना, या इंटरनेट के ऊपर आप जो अपनी मर्जी की कोई चीज़ डाल नहीं सकते, या चाहे जितने भी सोशल मीडिया के जो आप फोरम्स हैं उसको बंद कर देना, और कभी कभार सप्लाई रोक देना, तो ये किस तरह का जेस्चर है जो इंडिया दे रहा है? देखिए जी, ये तो एक रूटीन मैटर है। दूसरी बात, जब इन्होंने 35A और 370 ख़त्म किया था तो इन्होंने दुनिया को वहाँ पे इनवाइट किया था कि आप आएँ और वहाँ पे आके आपको हम फ्री लैंड लेंगे, आप इन्वेस्ट। आया कोई? 2019 से लेके आज तक, अभी 23 चल रहा है ना, कोई नहीं आया। क्योंकि उनको पता है कि आप जुल्म के तहत, आप जबर के तहत, आप वहाँ पे गुंडागर्दी करके वहाँ पे आप कश्मीर में एंटर हुए, और कश्मीरी लोग आपको कभी भी नहीं मानते। और आप जिस तरह से पहले हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, आप आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं। आज भी नरेंद्र मोदी नथुराम गोडसे को अपना गॉडफादर मानता है, जिसने गांधी को कत्ल किया, गांधी को नहीं मानता। भाई ये कैसा हिंदुस्तान है? मतलब उसकी आप आइडियोलॉजी देखें कि वो दहशतगर्दों को, जिन्होंने गांधी को मारा है, उसको अपना गॉडफादर मानता है। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी, ये जो जिस आइडियोलॉजी की हुसैन बात कर रहे हैं, क्या वो डेफिनेटली ना वो यूएन उसको एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो मान ही नहीं रहा, उसके खिलाफ बात ही नहीं कर रहा, और भी जो आपके दुनिया भर के जो बरादरी है वो भी इसको नहीं देख रही। तो क्या पाकिस्तान को इसको किस तरह की इसकी नफी करनी चाहिए, या इसके ऊपर अमल दरामद, पॉजिटिवली इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? असल में बेटा, जैसे हुसैन साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि 1.5 अरब आबादी है इस वक्त। लोगों का, जितने भी बड़े ममालिक हैं, उनका इंटरेस्ट है कहाँ से हमें फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, कहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ हम अपना माल बेच सकते हैं। तो जहाँ ताल्लुक है, हमारी आबादी 22 से 24 करोड़ है, उनकी आबादी 1.5 अरब है, तो वॉल्यूम उनका बहुत बड़ा है, तो उनकी प्रेफरेंस इंडिया होगी। अब जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की, अब मैं कश्मीर के हवाले से आपसे अर्ज़ करता हूँ, पाकिस्तान बने हुए कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 76 ईयर्स। अब हम
कश्मीर का मसला तो हल कर नहीं सके, उस पर कुछ भी नहीं कर सके। आप जब से लगा लीजिए कि बिलियंस ऑफ रुपीस हम खर्च कर चुके हैं, चेयरमैन कश्मीर कमेटी, मिनिस्टर फलाना, आप उनके अखराजात लगा लें, किस सूरत क्यों हमने रखा हुआ है? वाई? जब हमारा हमको मसला हल नहीं कर पाते तो हमें मिनिस्टर कश्मीर, चेयरमैन, इनके अखराजात उठाने की क्या ज़रूरत है? हम बहैसियत अगर पूरे एनालिसिस करें हम अपनी ओवरऑल पाकिस्तान का और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल अफेयर्स उसके हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का स्टांस कहाँ पे आके रुकता है? क्योंकि अगर हम फौज की बात करें या हम अपने सियासी हलकों की बात करें, ये है कि टारगेट आखिर में फौज बनती है। हालांकि फौज ने बहुत पाकिस्तान का हर बुरे वक्त में साथ दिया। मैं आपको थोड़ा सा बता दें, हालांकि अगर देखें ना, ये किसका काम है? सैलाब आ जाए बचाना सिविल गवर्नमेंट का काम है, जलजला आ जाए किसका? हमारी फौज खड़ी होती है, जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, फौज खड़ी है। यहाँ पर आपके यहाँ कराची अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कराची के आग लगी थी, सिविल गवर्नमेंट नहीं बचा सकी। लॉ एंड ऑर्डर हो तो फौज को तलब किया जाता है, इलेक्शन हो तो फौज को तलब किया, हर चीज़ में जब फौज ने सारा काम कर तो व्हाट द हेल्प सिविल गवर्नमेंट इज डूइंग? वो इतने कैपेबल क्यों नहीं हो सके आज तक? ठीक है सर, सियासी हल बताएं। अभी से नहीं मैं बता रही, मैं बात कर रही हूँ 1947 से लेके, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर इसका सियासी हल नहीं हो सकता। इसका हल मेरे नज़दीक ये है कि आप जो है सियासी वही लोग घूम फिर के आते हैं। आप देख लीजिए जब से पाकिस्तान बना है वही चेहरे आते हैं, वही ख़ानदान आते हैं, उनके अलावा हम तो ये बात चले पिछले 20-25 सुन रहे हैं, सारी ज़िंदगी हमारी गुजर गई, मैं मरने के करीब हूँ, लेकिन मैं आज तक ये देखता आ रहा हूँ। इसका हल ये है कि आपके पास बड़े बड़े PhDs हैं पाकिस्तानी, बड़े काबिल तरीन लोग हैं जो जहाँ बाहर जाके बस गए हैं। आप यहाँ पर बनाएं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, ठीक है, बुलाएं उनको, रिक्वेस्ट, वो आ जाएंगे। मैं कहता हूँ अगर वो 10 मिलियन भी ले रहे हैं ना तनख्वाह, वो यहाँ आ जाएंगे बगैर पैसे के, पाकिस्तान के लिए सर्व करने आएंगे। हाँ, PhDs हैं जिनका 30-40 पुराना साल का एक्सपीरियंस है, आप उनको बुलाएं, रिक्वेस्ट करें यार आओ यार पाकिस्तान चलाओ। टेक्नोक्रेट, ये इलेक्शन सिस्टम, ये सारा इट इज ऑल नॉनसेंस। इसका एंड रिजल्ट जीरो है, नेगेटिव है। इसका हल ये है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाए, चलाएं आप। तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? देखिए बात हम कहते हैं जी आइन, हर चीज़ में हम ले आते हैं आइन जी, कि जी आइन, अरे यार आइन पाकिस्तान से बढ़ के तो नहीं है, उसूल पाकिस्तान है तो आइन है। अगर पाकिस्तान ही ने अल्लाह ना करे बचता तो आइन रद्दी का टुकड़ा है, फाड़ के फेंक दें, आप नया आइन बना लें। ये जी वो 73 का आइन, 73 का भाई 73 के आइन में अगर वो कोई खुदा ना खास्ता कोई अल्लाह ना करे कोई इस्लामी किताब, अल्लाह की किताब तो नहीं होगी। जी सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हम किस तरह से अपने मुल्क से और अपने से जुड़े जो हमारे मासूम, चाहे कश्मीरी हो या दुनिया भर में जहाँ भी बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हमसाए ममालिक के साथ जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, और फिर हम उस जुल्म के खिलाफ भी बात यकीनन करेंगे। यौम स्याह के हवाले से हुसैन थेबू, आपसे ये जानना चाहूँगी, बहुत सारी बातें हो रही हैं और हम कभी यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं जो फरवरी में 5 फरवरी को होता है, फिर कभी हम मनाते हैं स्याह डे मनाते हैं, ये सिंबॉलिक डेज बनाना। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का नुक्ता नज़र अपनी जगह है, करना क्या चाहिए? आपको लगता है क्या हम कमज़ोर हैं, हम बीमार हैं, हम गरीब हैं? कोई तो स्क्रूड होगा करने वाला। देखिए मैं आपको इस पर अर्ज करूँ, ये परसेप्शन की दुनिया है, ये इमेज बिल्डिंग की दुनिया है। आप दुनिया में जाते हैं, आप कहते हैं ये स्विट्ज़रलैंड है, ये एफिल टावर है, लेकिन जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं कि वो कहीं से भी बेहतर नहीं होता आपके सवाद से, आपके नादरन एरिया से, जब आप एफिल टावर के नीचे खड़े होते हैं आप देखते हैं अच्छा यार ये तो मीनार पाकिस्तान, लेकिन ये इमेज बिल्डिंग है। आप दुनिया में परसेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं? आप कहते हैं सवाद का नाम आप लेते हैं, आप उसके साथ धक करके तालिबान लगा देते हैं, ठीक है। आप कराची, हम कराची से बाहर जाते हैं, लोग कहते हैं अच्छा तो आप कराची में घूमते भी हैं, क्या मतलब भाई? करें वहाँ तो मोबाइल। ये परसेप्शन की दुनिया है, हमें अपनी इमेज बिल्डिंग करनी चाहिए। ये जो हमारे नादान नौजवान हैं जो किसी के भी कहने पे पाकिस्तान के अगेंस्ट, इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं, सबसे पहले इनको सीधा होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप बात कर रहे थे कि किसी भी इंस्टीट्यूशन देखें, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारी जो आर्मी की बजट है इससे 3 गुना बजट है। इतना सा छोटा मुल्क जिसकी 1 करोड़ आबादी भी नहीं है, इसराइल क्या कर दिया उसने, तहस नहस करके हिला के रख दिया ना। हमारे मुल्क में कोई आदमी मेली आंख से देख नहीं सकता, अगर वो 3 गुना कैपेसिटी में अपनी ताकत में हमसे बड़ा भी क्यों ना हो, वो सिर्फ सोच सकता है, और अगर सोचता भी है तो हम उसका जहाज पकड़ के और उसके
पायलट को डंडियां मार के और उसको चाय पिला के वापस करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि वी आर द बेस्ट। तो हमें अपने आप के ऊपर फख्र होना चाहिए। एक इदारा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब आप देखिएगा, मैं आपको कराची पे खासतौर पे बताऊं, इस वक्त रेंजर्स ऑपरेशन कर रही है। ये जो सारे हाइड्रेंट, ये जो पानी के सारे चोरी, आपको कुछ दिन में आपके घर में पानी आएगा, चाहे आप डिफेंस में। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि इतना जबरदस्त काम हो रहा है इस मुल्क में। अगर किसी भी अभी इस वक्त SIFC बनी है जिसके तहत मुल्क के मामला ठीक हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपके सामने है डॉलर को किस तरह से रोक लगाम दिया गया है और हमारी करेंसी बेहतर हो रही है। हमारा इंशाल्लाह इसका मतलब है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम पहले अपनी जड़ें तो मजबूत करें। बहुत ज्यादा हमारी कैपेबिलिटी भी है, हमारी कैपेसिटी भी है, हमारी स्ट्रेंथ भी है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम अपने मुल्क के साथ, अपने आप के साथ, अपने पड़ोसी के साथ सिंसियर हो जाएं और इस मुल्क के लिए कुछ कर। कोई मुल्क में चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, सारे सही है। सारी दुनिया में ऐसे चलता है। किसी को मैं कहता हूं बुरा नहीं, ऑपरेशन करना चाहिए जिसकी आपका ख्याल ये कि जो भी कुछ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जो भी कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है उसको ठीक किया जा सकता है। इंसान थोड़ा सा मतलब से किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। और फिर उसके साथ साथ हमारे जो सियासी हल्के हैं या उनका ये जो थिंक टैंक्स है, उनका मोटो ये होना चाहिए कि अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ हालात बेहतर करें तो चीजें बेहतर होना शुरू हों। बहुत बेहतर। देखें, मैं आपको एक और कंपेरिजन दूं। मैं सिंध से ताल्लुक रखता हूं, मैं सिंध में घूमता रहता हूं, मैं हर जगह पे जा रहा होता हूं। आप देखें उसकी बजट देखें और आर्म फोर्सेस की बजट देखें। आप किसी भी कैंट के इलाके में चले जाएं, आप उधर जाके ताज्जुब कर लेते हैं, पैसे खा गए ये जी बना। ये देखें कितना भाई, वो बजट आप कंपेयर कर लें, सिंध के स्कूलों की बजट कंपेयर करें। सिंध के, मैंने किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो पैसे किधर जा रहे हैं। मैंने आर्मी चीफ बाजवा साहब ने नेशनल मीडिया वर्कशॉप में बुलाया, मैंने सवाल किया, मैंने कहा भाई फाइल बनते हैं, प्रोजेक्ट बनता है, स्कूल बनता है, डिमोलिश होता है, डिब्रीज उठता है, फाइल बंद होता है, पैसे करप्शन होकर घर चला जाता है, आपके GOC बैठ के देख रहे हो। तो उन्होंने कहा जी क्या करें, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका हल ये है कि आप टेक्नोक्रेट लाएं, जिस तरह से बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि टेक्नोक्रेट्स लेके आए। लेकिन सर मैं एक इलैबोरेट कर दूं डॉलर के हवाले से। मैं आप देखिए, जनरल मुशर्रफ ने 9 साल हुकूमत की। 9 साल में डॉलर 60-62 से आगे नहीं गया। एवरीवन नोज। 14 ईयर्स गए छोड़े हुए उन्हें हुकूमत के, 350 तक चला गया ना। तो सर लेकिन ये तो डिक्टेटरशिप है ना। नहीं बेटा, डिक्टेटरशिप की बात नहीं। आप ये देखिए, किसी मुल्क की अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है ना, वो उसका इंडिकेटर जो है डॉलर है या फॉरेन करेंसी है। ठीक है। 9 years to retain at 60-62, it's not a that's right. मुझे एक जवाब डिक्टेटरशिप इनका भी सवाल है। इस वक्त चाइना में क्या है? डिक्टेटरशिप है। तो अगर मुल्क के लिए अच्छी है तो that is okay। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए खुशहाली चाहिए, मजबूत पाकिस्तान चाहिए। मुझे ये बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात की सर, 14 साल पुरानी। आपने कहा जी मुशर्रफ साहब ने, मुशर्रफ साहब ने 9 साल हुकूमत की और मुल्क का काफी जो बेड़ा था वो ऊपर आ गया। मुझे ये बताइए, आपने जो सियासी हल्के देखे, जो सियासी हुकूमतें देखी है ना, इस पूरे टेन्योर में लाइक 76 ईयर्स में आपकी बड़ी बसारत और आपकी बड़ी गहरी नजर है। मुझे बताइए कि कौन सी हुकूमत में आपको ऐसा लगा कि आपको इंडिया और पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए और कश्मीर के ऊपर पॉजिटिव बात हुई है? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मुझे, मेरी नजर में तो जितना मैं जानती हूँ मुझे नहीं दिखा। बात यह है कि बेटा ये सारे मामला देखिए, इंडिया की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं एक बता दूं आपको, किसी भी, ना इसराइल की, अमेरिका, किसी की जरूरत नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफेंस तौर पे इतने मजबूत हैं। हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे दिया हुआ है, तो हमें किसी से डरने की तो ज़रूरत है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट के से कम वक्फे में हमारी फौज जो है ना, अभी आपने देखा था इंडियन तैयार आया था, क्या उसका हशर हुआ था, कैसे उसको गिरा के, और वो अभी हुसैन साहब ने भी उसके बारे में। तो आप हमारी आर्म फोर्सेस को कमजोर ना समझे, दुनिया की बेस्ट सर हम तो नहीं कमजोर समझते, हम तो आपसे मुराद, मैं आपको बता रही हूं, आपको मेरा आपसे नहीं है, मेरा कहने का मतलब है अस्करी क़यादत की वजह से ये क्रैकडाउन हुई है। मुल्क में अभी भी जो इस्तेकाम आ रहा है, चाहे वो डॉलर की मद में हो, चाहे वो क्रैकडाउन चीनी के ऊपर या और बहुत, जैसे इन्होंने बताया कि हाइड्रेंट्स के ऊपर पानी, तो वैसे मैं आपसे बात करूंगी अच्छा इसमें हाइड्रेंट के हवाले से मैं एक चीज़ और बता दूं। इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जो आया हुआ है, सलाउद्दीन
सलाउद्दीन जी। ये बड़ा उसका ये क्या नाम है उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, अच्छा। रेंजर से भी। और वो समझ लीजिए कि मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनका सन इन लॉ, इसका निकाह मैंने ही बैठ के पढ़ाया था। उस डायरेक्टर FIA रहा है मलिक, वो मेरा 56 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड अच्छा, है। अच्छा। उसकी बेटी उज़मा का निकाह मैंने बैठ के पढ़वाया था, क्योंकि ही वाज टू बिजी। अच्छा। और सलाउद्दीन के वालिद कर्नल इफ्तिकार इज आल्सो फ्रेंड ऑफ माइन। जी। लेकिन मुझे पता है कि कितना सीधा बच्चा है सर। सही। ये इन दोनों ने CSS किया है, मलिक की बेटी ने, इसकी वाइफ ने, ठीक है। क्या नाम है, उज़मा ने, एक साथ CSS। और ये बहुत काबिल बच्चा है। और सर ये जो काबिलियत वाले बच्चे हैं ना, ये भी जो रुझान देख रहे हैं, इनके जहनों में क्या है पाकिस्तान को लेके और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से, और अगर बात में बीच अब अब कश्मीर देखिए ना, इसका अभी हम इंडिया ये हमारी पाकिस्तान young की generation तो की काफ़ी बात होगी। मैं कहता हूँ कराची के हवाले से, जैसे हुसैन ने कहा कि सलाउद्दीन वो काम कर रहा है कि हमें आपको इंशाल्लाह ताला बहुत कम वक्फे में आप देखेंगे कि आपके घरों में पानी आएगा, क्योंकि सारा पानी कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का ये लोग लेके जा रहे थे। सर आज 27 अक्टूबर है, मैं इस बात का आपके तबस्सुम से दुआ करती हूँ कि हमें पानी नसीब हो। इंशाल्लाह ताला 27 दिसंबर आपके पास इंशाल्लाह ताला नलकों में पानी आएगा। ये अल्लाह आपको करे। टैंकर्स की जरूरत नहीं रहेगी। मैं उन जगहों की बात नहीं कर रही, हम उन जगहों की बात कर रहे हैं जो बहुत ही पॉश एरिया हैं और जहाँ पे लाइनें ही नहीं है पानी। उधर आएगा पानी। अभी जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो सलाउद्दीन मैनेजिंग डायरेक्टर के पीछे पड़े हुए, अच्छा। हाथ धो के पड़े हुए हैं कि किसी तरह ये उसके खिलाफ जाके कोर्ट्स के अंदर केसेस कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो बड़ा मजबूत बच्चा है, उसको पता है सर, यार, अब मैं बस क्योंकि प्रोग्राम का वो वक्त सिर्फ बड़ा के खत्म दिन हो से गया, सर, कराची मैं वो कराची के लिए कर रहा है, हम सब के लिए कर रहा है। सर हम चूंकि हम इस चीज़ को थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे और मैं ये चाहूँगी कि आप वो अपने अल्फाज हम हमारे नाजरीन तक दें कि जिसमें हम कोई हल पेश कर सके सियाह डे के हवाले से, कश्मीर के साथ देखिए, ताल्लुक के हवाले से। क्या सिर्फ इजहार यकजहती काफी? नहीं, मैं ये नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है जो हम कर रहे हैं। आज ये डे मना रहे हैं, वो फलाना ये डे मना, इसका कोई फ़ायदा। इसका मैंने जैसे पहले भी अर्ज की थी कि बैठ जाएं टेबल पे, पड़ोसी है ना यार हमारे, ये तो दुश्मनी हमने बनाई हुई। अगर अक्रॉस टेबल पे बैठेंगे आमने सामने, आपस में भाईचारा करें ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, तो आप देखिए ये मुल्क कैसे तरक्की, उनके मुल्क भी बेहतर तरीके से तरक्की करेंगे, हम लोग भी बेहतर तरीके, इसका सिर्फ यही हल है। अच्छा, मतलब आप ये जिस एक टेबल टॉक, लेकिन टेबल टॉक तो हुसैन बहुत टाइम से हो रही है। आपके नज़दीक यौम स्याह मनाना, ये इज़हार यकजहती मनाना, हल क्या है? ये जो हमारी जनरेशन है, इनके दिमागों में क्या है? क्या ये सियासतदान अब चले जाएंगे, फिर कोई नई जनरेशन आएगी 20 साल के बाद, तो ये इसी तरह से बात ये ना कि हम करबला को क्यों याद करते हैं? हम इसलिए याद करते हैं कि हुसैन जिंदाबाद, यजीद को हम मुर्दाबाद कहते हैं। हम दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्या जुल्म हुआ, और आज के यजीद के अगेंस्ट भी इस तरह से खड़ा होना है और उसके अगेंस्ट बात करनी है और हुसैन का साथ देना है। तो हम कश्मीर को याद करते रहेंगे। हम जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा तब तक हम कश्मीरियों के साथ हैं। हमारी अफवाज, हमारे पाकिस्तानी नौजवान, हमारे बच्चे, हम उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, दुनिया को बताते रहेंगे करेंगे क्या आप अपनी आंखें खोलें। और एक दिन आएगा ये UN की रेजोल्यूशन की वायलेशन जो हुई है इसको इम्प्लीमेंट होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये तो बड़ी आपने एक ऐसी बात की है कि जो यकीनन हमारी दुआ यही है, लेकिन हुसैन उसके लिए अमली इक़दाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने। हम पाकिस्तान बहुत बड़े हद तक कर रहा है। 76 साल हो गए हैं और जो मुख्तदर हल्के हैं उनकी तरफ से कुछ एक तिनका भी नहीं आगे बढ़ता। नहीं, तिनका आगे इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि अभी तो जुल्म के ऊपर जुल्म होता जा रहा है। जिस तरह से मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि 370 और 35A को ख़त्म होना था। हिंदुस्तान ने, वो नरेंद्र मोदी ने, एक फाशिस्ट लीडर ने वो ख़त्म किया जो हिटलर की आइडियोलॉजी लेके चल रहा है, लेकिन उसने कब्जा कर लिया। कब्जा कब तक चलेगा? आप इस जेल को कब तक, इस 10 लाख बलून को, इसका मतलब है फटेगा, एक दिन रेवोल्यूशन आएगा, एक दिन यही होगा और कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं आपको बता दूं, देखिए आवाज़ तो आपको उठानी है ना। आप हर प्लेटफॉर्म पे, पाकिस्तान ने तो अपनी पूरी कोशिश की है UN को जगाने की, OIC को जगाने की। जो भी हमारा वजीर आजम होता है उसकी तकरीर में पहले कश्मीर होता है कि जो हमारा, तो देखिए आप जब तक आवाज नहीं उठाएंगे
तब तक तो आपका मसला ये हल तो नहीं हमारे होगा दीन ना। ने भी कहा है कि जहां आप जुल्म और ज्यादती होते हुए देखें वहां पे अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो आपको आवाज़ ज़रूर उठानी है। और मैं अपने तमाम तर सियासी जो मुक़्तदरीन हैं, जो सियासी हल्के हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने अपने फोरम के ऊपर एटलीस्ट मज़ामती और जो मज़ाहमती बयानात होते हैं वो तो ज़रूर दें, लेकिन साथ साथ मुजाहरे करें, पुरअमन मुजाहरे करें, एक पेज पे आके कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती का हक़ अदा करें, उनको ये एहसास दिलाएं कि हम उनके साथ हैं। कैप्टन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का, बेहद शुक्रिया। आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की और बहुत मुझे शुक्रिया शामिल सर किया। आपका। अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया नवाज़िश सर। हुसैन आपका बेहद शुक्रिया, शुक्रिया जी, आपने बहुत ही आपने ज़बरदस्त किस्म का तजिया हमसे शेयर किया और हम अपने नाज़रीन को ये बताते चले कि वाकई चाहे हमारी छोटी सी कोशिश हम इस फोरम पे बैठ के अपने कश्मीरी भाइयों के लिए बात कर रहे हैं, आपके लिए बात करें, जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए बात करें, सियासी हल्कों के लिए बात करें, हम सबको एक पेज पे इकट्ठा होना पड़ेगा। और हम अपनी अस्करी क़यादत को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने आज तक अपनी जानों का नजराना देके हमारे लिए हमारी जानों की हिफाजत की है। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।